हाँ भाई, गुड इवनिंग सभी को। तो आपके 30 मिनट रिवीजन सीरीज काफी पसंद आ रही है, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है ये उनके लिए है, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं। कोई बच्चा ये ना समझे कि मुझे इसमें पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। अगर आपने पहले चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आप मैं क्विक रिवीजन 30 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा। लेकिन अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके वहां से कंप्लीट अपना पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। और अगर आप साथ में और भी सारी सुविधाएं चाहते हैं, जैसे कि नोट्स, टेस्ट और 60 लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट फिजिक्स का एक फास्ट ट्रैक कोर्स, तो उसके लिए आप हमारा ऐप दी ऑनलाइन कोचिंग भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्विक रिवीजन सीरीज। सबसे पहले हम लोग क्योंकि चैप्टर 2 है तो पहला टॉपिक आपका है विभव। तो विभव क्या होता है? तो विभव हम कहते हैं किसी अनंत से किसी बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है V = W/Q0। मात्रक इसका होता है जूल प्रति कूलाम। ये एक अदिश राशि होती है और इसकी विभव होती है ml²T-3A-1। ठीक है, फिर आता है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है भाई? विभव मतलब अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया गया है, तो विभवांतर मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जब हम किसी आवेश को गति कराते हैं तो इसमें जो किया गया कार्य होता है एकांक आवेश के लिए, उसे हम बोलते हैं विभवांतर। मात्रक सेम होगा, यह भी अदिश राशि होगी, विमा भी सेम होगी, क्योंकि विभवांतर का मतलब ही होता है विभव में अंतर, दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर। क्योंकि हमें दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर पता है और हम इसको बोलते हैं एकांक आवेश पे किया गया कार्य। तो अगर 1 कूलाम पे आपको किया गया कार्य पता है 10 जूल है, तो 2 कूलाम पे 2 से गुणा कर देंगे 20 जूल, 3 कूलाम पे 3 से गुणा कर देंगे तो Q कूलाम पे हम Q से गुणा कर देंगे, तो W = Q × डेल्टा V। ये आपका Q कूलाम आवेश को किसी विभवांतर डेल्टा V में गति कराने में किए गए कार्य का फॉर्मूला होगा। W = डेल्टा V मतलब हो जाएगा VB - V है। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए एक सावधानी रखनी, न्यूमेरिकल लगाते समय कि यहां पर हम Q का मान चिन्ह के साथ रखेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा बाद वाले से पहले वाले विभव को घटाएंगे। मतलब अगर A से B पे गया है तो VB - V और B से A पे गया है तो VA - VB हम करेंगे। ठीक है, आवेश अगर अपने आप जाएगा तो उच्च से निम्न विभव की ओर जाएगा, कौन सा? धन आवेश। और अगर ऋण आवेश अपने आप गति करेगा तो वो हमेशा ऋण आवेश हमेशा निम्न से उच्च विभव की ओर गति करेगा। ठीक है, निकाय द्वारा अगर किया गया कार्य है तो उसको हम ऋणात्मक लेते हैं, और अगर निकाय पर किया गया कार्य है तो उसको हम लोग धनात्मक लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें न्यूमेरिकल लगाते समय आपको ध्यान रखना है। इस सूत्र का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी, वरना हो जाएगी गड़बड़। ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी बिंदु पर किसी आवेश के कारण, जैसे मान लो कोई आवेश प्लस Q रखा है, चित्र तो बहुत ही क्लियर बन गया है, चलो कोई बात नहीं, समझा देता हूं। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण किसी बिंदु P पर आपको विभव ज्ञात करना है R दूरी पर। तो उसके लिए हम करते क्या है? इसके लिए हम अनंत से किसी परीक्षण धनावेश को इस बिंदु पर लेकर रखते हैं और इस प्रक्रिया में जितना कार्य किया जाता है उस कार्य को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और कार्य बटे हम परीक्षण धनावेश यानी W/Q0 कर देते हैं, तो अपने को विभव मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले किसी स्थिति यहां बीच में कहीं किसी पॉइंट पे लेकर रख देंगे, से दैट x डिस्टेंस पे। ठीक है, x होना चाहिए, तो हम उस पे लगने वाले बल का मान निकाल लेंगे। अब उसके बाद सूक्ष्म विस्थापन में हम किया गया कार्य निकाल लेंगे। W = F dx cos 180, क्योंकि बल उधर लगेगा, ला इधर रहे हम लोग। ठीक है, वैल्यू उठा के F की पुट कर देंगे, cos 180 का मान रख देंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में आपको W का मान मिल जाएगा। और विभव का सूत्र होता है W/Q0, तो हम Q0 से भाग दे देंगे तो अपने को यहां पर V का मान मिल जाएगा। V = 1/4πε0 Q/R, जो कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र होता है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। तो इसमें एक अक्षीय पे निकालेंगे, एक निरक्षीय पे निकालेंगे। अगर हम अक्षीय स्थिति में बात करेंगे तो मान लेते हैं इसके केंद्र से R दूरी पर बिंदु स्थित है आपका। ठीक है, और फिर से वही कहानी कि हम इस वैद्युत द्विध्रुव को एक द्विध्रुव ना मान करके हम ये मान के चलेंगे कि एक -Q आवेश और एक +Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे हुए हैं। तो अगर ये दूरी L है, ये दूरी L है, तो इसके और इसके कारण हम इस बिंदु पर अलग अलग विभव ज्ञात करेंगे। और क्योंकि विभव एक अदिश राशि है तो सीधे सीधे परिणामी विभव निकालने के लिए हम दोनों का बीजगणितीय योग ले लेंगे। तो फॉर्मूला मिल जाएगा V = 1/4πε0
P अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और ये डेरिवेशन करने का तरीका। मैंने आपको कहा ये सिर्फ रिवीजन है, कैसे करना है आपको कैलकुलेशन वगैरह आप अपने से करिए। इसको देखने के बाद अपने से पूरा क्विक रिवीजन एक अपनी तरफ से करिए, आधे नहीं आप 1 घंटे लीजिए और डेरिवेशन वगैरह क्विकली पूरा सॉल्व करके कंप्लीट करिए। ठीक है, 1 या 1.5 घंटे भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर हम निरक्षीय स्थिति में तो क्या करेंगे कि ये अक्ष है और अक्ष के लंबवत उसके मध्य बिंदु से होकर रेखा को निरक्ष रेखा बोलते हैं। निरक्ष रेखा पर R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित, वहां पर हमको विभव निकालना है। तो हम पहले प्लस क्यूब का यहां विभव निकाल लेंगे, तो ये डिस्टेंस निकालेंगे तो R है तो ये अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। इसके कारण विभव निकालेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी माइनस में, सॉरी माइनस कारण निकालेंगे तो, और प्लस के कारण निकालेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी प्लस में। दोनों वैल्यू सेम है क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, आवेश भी सेम है, एक पे माइनस में दूसरे पे प्लस पे। ठीक है, फिर दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों का मान बराबर है, इसलिए परिणामी विभव शून्य हो जाएगा। यानी कि किसी द्विध्रुव के, किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। इसके बाद हम किसी सामान्य बिंदु पर निकालेंगे, तो इसके लिए वही काम करेंगे, हम P को वियोजित कर देंगे। P को वियोजित, इधर P cos थीटा आएगा, इधर P sin थीटा आएगा। ठीक है, P cos थीटा की अक्षीय स्थिति में है बिंदु, P sin थीटा अक्षीय स्थिति में है, तो जिसकी अक्षीय स्थिति में है तो जो फॉर्मूला था बस वहीं पे P की जगह P cos थीटा रख देंगे, तो V1 मिल जाएगा P cos थीटा का, और P sin थीटा अक्षीय स्थिति में है तो P sin थीटा के कारण जो विभव होगा वो शून्य हो जाएगा, अभी पढ़ा हम लोगों ने। और परिणामी विभव अगेन हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें सूत्र मिल जाएगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव में संबंध और विभव प्रवणता के बारे में। तो विभव प्रवणता क्या होती है? तो विभव प्रवणता मतलब जब मान लो किसी वैद्युत क्षेत्र में हम हैं, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं, बिंदु ए से बिंदु बी पर जाते हैं, तो हम ये पाते हैं कि इस दिशा में आगे बढ़ने पर जो विभव होता है, विभव घट जाता है। विभव क्या होता है? घटता है, यानी डेल्टा वी की वैल्यू निगेटिव आती है। वीबी माइनस वीए करेंगे तो डेल्टा वी की वैल्यू निगेटिव आती है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर दूरी के साथ विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक इसलिए क्योंकि घट रही है दर, तो डीवी बाई डीएक्स कर देंगे। अगर हमने तात्क्षणिक देखना चाहते हैं डीवी बाई डीएक्स और किसी अंतराल पे देखना चाहते हैं तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा और डी का कॉन्सेप्ट हम बहुत पहले सीख चुके हैं। ठीक है, अब अगर कोई कहे तीव्रता और विभव में संबंध बताओ, तो आप कहोगे कि सर तीव्रता और विभव में संबंध होता है E इक्वल्स टू माइनस का dv बाई dr। अगर आप यहां v का मान होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, अगर आप उसको अवकलन कर दोगे तो आपको अपने आप E का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीव्रता और विभव में संबंध होता है। ठीक, यहां पर ऋण चिन्ह यह बताता है कि आप अगर दिशा में आगे बढ़ते हो वैद्युत क्षेत्र के तो विभव प्रवणता का मान घटता है। और अगर हम दो प्लेटें ले लें, एक प्लेट पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट निगेटिव है, और इसके बीच में हम वैद्युत क्षेत्र डिफाइन करना चाहें तो यहीं पर जो विभवांतर होगा उसको हम v रिप्लेस कर देंगे डेल्टा v की जगह पे, और जो बीच की दूरी होगी डेल्टा x उसको हम d रिप्लेस कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा E इक्वल्स टू v बाई डी फॉर्मूला, जो कि इसी चैप्टर में हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है, काफी उपयोगी सूत्र है। इसके बाद हम समविभव पृष्ठ की बात करें। समविभव पृष्ठ क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है ना, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, ऐसे पृष्ठ को हम कहते हैं ये समविभव पृष्ठ है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बिंदु आवेश हम ले लें तो बिंदु आवेश के कारण आप किसी भी दिशा में r दूरी पर जाओगे, r मतलब कोई डिस्टेंस फिक्स कर लो, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, तो आपको हर जगह विभव बराबर मिलेगा। तो इन सभी बिंदुओं को आप मिलाओगे तो ये जो बिंदु पथ बनने वाला है ये एक समविभव पृष्ठ बनने वाला है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे विभव 10 वोल्ट है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव 10 वोल्ट ही रहेगा। आप आगे जाओ ऑब्वियसली विभव घट जाएगा, तो अगर यहाँ पे 6 वोल्ट है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर 6 वोल्ट ही रहेगा। इसी तरह अगर कोई रेखीय आवेश है तो इसका समविभव पृष्ठ बेलनाकार हो जाएगा। कुल मिलाकर किसी भी आवेश का समविभव पृष्ठ पूछे आपसे तो शॉर्टकट ये है कि उसका आप गॉसियन पृष्ठ सोच लो, उसका गॉसियन पृष्ठ ही उसका समविभव पृष्ठ होगा, है ना। जैसे एक गोला है तो उसका समविभव पृष्ठ उससे बड़ा गोला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट आपका है समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके गुण में सबसे पहला नंबर 1 इसकी जो प्रॉपर्टी वो ये है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, यही इसकी परिभाषा है। इसमें नया क्या है? ठीक है, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच आवेश को गति कराने में किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों? जैसे मान लो यहां पर हमने एक आवेश रख दिया, इसका समविभव पृष्ठ पे दो बिंदु ए और बी ले लिया मैंने,
इन दोनों बिंदुओं पर क्योंकि समभुज पृष्ठ एक गोला है तो दूरी स्मॉल आर दोनों जगह कांस्टेंट होगी, तो विभव भी अवश्य दोनों जगह बराबर ही होने वाला है। अगर विभव बराबर होगा तो VA माइनस VB डेल्टा भी बराबर 0 हो जाएगा, और अगर डेल्टा भी 0 हो गया तो W इक्वल टू Q डेल्टा भी होता है, तो किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा। यानी कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को गति कराने में किया गया कार्य शून्य होता है। उसके बाद समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं, है ना। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था E इक्वल टू dV बाई dr, तो यहां से हम dV इक्वल टू कह सकते हैं E dr, E डॉट dr, है ना। तो इंटीग्रल dV इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट dr कह सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रल dV मतलब दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर डेल्टा V बराबर इंटीग्रल E डॉट dr, ये होता है विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का इंटीग्रल फॉर्म, और ये वाला होता है डिफरेंशियल फॉर्म। ये डिफरेंशिएशन के पदों में है, ये इंटीग्रेशन के पदों में है, ठीक है। अब समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो समविभव पृष्ठ के लंबवत नहीं होती हैं, सॉरी लंबवत होती हैं। अब हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि लंबवत नहीं है बल्कि किसी कोण थीटा पर है। ये पृष्ठ पर रेखा खींची हुई है और ये किसी कोण थीटा पर है ना। अगर किसी कोण थीटा पर होगा तो ये रिलेशन तो वैलिड होगा, तो डेल्टा V इक्वल टू E डॉट dr होगा, है ना। और अगर ये समविभव पृष्ठ है तो समविभव पृष्ठ के लिए हम जानते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होगा वो शून्य होगा। इसका मतलब है कि यहां पे डेल्टा V की वैल्यू हम 0 ले लेंगे, डेल्टा वैल्यू 0 ले लेंगे, तो आप चाहे उल्टा चाहे सीधा जाओ, अगर आप इसको 0 लोगे तो E डॉट dr 0 हो जाएगा, E डॉट dr 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि E और dr जो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना। यानी कि dr इस पृष्ठ पर था, E इसके लंबवत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आप उल्टा भी कह सकते हो कि अगर हम 90 डिग्री मान लेते हैं, अगर 90 डिग्री मान लेते हैं तो डेल्टा भी 0 हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री होने पर ही इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा। दो तरीके से आप जैसे चाहो वैसे इसको प्रूव कर सकते हो। उसके बाद एक समविभव पृष्ठ के कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। रीजन वही है कि अगर दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे तो इसकी बल रेखा इस बिंदु पर इसके लंबवत होगी, लेकिन ये कहेगा कि नहीं मेरे लंबवत होनी चाहिए, है ना। और क्योंकि भाई बल रेखा पृष्ठ के लंबवत होता है, अभी भी प्रूव किया हम लोगों ने, ठीक है। और दोनों बात कंट्राडिक्ट कर जाएगी, तो कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? आवेशों के किसी निकाय को अनंत से उनकी स्थितियों तक ले आकर के, भाई दो चार आवेश हम अनंत से ले आके यहां रख दिए तीनों इन तीनों बिंदुओं पे, ठीक है। तो हमने जितना कार्य किया उस कार्य को हम लोग बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बात समझो, निकाय में रहती है, ठीक है। तो इसी तरह दो आवेशों से बने निकाय की ऊर्जा की हम बात करें तो हम पहले आवेश Q1 को लेकर के आएंगे अनंत से, क्योंकि पहले यहां आसपास दूसरा कोई आवेश नहीं था, तो Q1 को जब हम लाएंगे तो आसपास के कोई विभव भी नहीं था, तो इसलिए किया गया कार्य यहां शून्य हो जाएगा बिंदु A पर Q1 को लाने में। बट जब हम Q2 को ले आएंगे तो R दूरी पर QA के कारण विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R, जब इसको लेकर के आएंगे तो, है ना। तो यहां पे W2 हो जाएगा Q2 इंटू VB हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर देंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। कुल कार्य निकालेंगे, दोनों कार्य को जोड़ देंगे तो वैल्यू यही मिल जाएगी, क्योंकि वो वाला 0 था, ठीक है। और जो कार्य होगा वही कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहेगी। अब क्योंकि नाम ही है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऑब्वियसली इसका मात्रक भी आप जानते हैं जूल ही होने वाला है, जूली नहीं जूल ही होने वाला है, ठीक है। इसके बाद और कई आवेशों से निकाय बनाओ तो स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम करते क्या है कि हम क्या करेंगे, उनमें से जितने जोड़े बनेंगे, जैसे एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा, सभी जोड़ों की अलग अलग स्थितिज ऊर्जाएं निकालने के बाद फाइनली उन सबको ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी उस निकाय की टोटल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इस पर न्यूमेरिकल आएगा, ये थ्योरी का टॉपिक नहीं है। उसके बाद हम किसी निकाय को, सॉरी किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव हमने इस प्रकार रख दिया है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। उसके बाद हमने इसको इस तरह से पकड़ के घुमा दिया है। जब हमने इसको इस तरह से ऐसे पकड़ के घुमाया यहाँ पे, तो आप देखिए कि ये आवेश यहां से यहां गया, ये आवेश यहां से यहां गया, ठीक है। ये बल इधर की ओर लग रहा है F बराबर Q इंटू ई, इस पे बल इधर क्यों लग रहा है F बराबर Q इंटू ई, है ना। अब हम इसको बल के विरुद्ध इधर लेकर के गए हैं, पहले यहां पर था अब यहां पे आ गया, तो बल के विरुद्ध इसको हम लेकर के गए हैं। तो अब ये सी बात, इसमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर कार्य बल गुणे विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कार्य निकालेंगे तो बल हो जाएगा Q इंटू ई, विस्थापन हो जाएगा AM।
एम यहां पे हम निकाल सकते हैं, अगर cos थीटा लगाएंगे तो ओ एम अपॉन एल हो जाएगा, तो ओ एम की वैल्यू आ जाएगी, ओ एम की वैल्यू आ जाएगी एल cos थीटा, ठीक है। और अगर एल में से एल cos थीटा घटाएंगे तो एल ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, ये किया गया कार्य हो जाएगा। तो जैसे हमने धनावेश पर कार्य निकाल लिया Q इंटू एल ब्रैकेट 1 माइनस cos, वैसे ऋणावेश पर कार्य, दोनों कार्य को जोड़ देंगे, टोटल कार्य आ जाएगा और सॉल्व करने पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा W इक्वल टू पीई ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। इसके बाद हम द्विध्रुव को क्या करेंगे, हम द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें करेंगे क्या कि जब हम द्विध्रुव को इसकी स्थिति तक ऐसे ले आकर के हम रखेंगे अनंत से, भाई स्थिति ऊर्जा का मतलब होता है अनंत से लेकर रखो, तो इसको अनंत से हम ले आकर के इस तरह से रखेंगे तो आप देखिए प्लस क्यू यहीं रह जाएगा, माइनस क्यू यहां तक जाएगा। अब क्योंकि ये आप कैलकुलेट करोगे तो अगेन पिछली बार की तरह ये 2l है आपका, तो ये वैल्यू 2l cos थीटा आ जाएगी, मतलब माइनस क्यू आवेश इसकी तुलना में 2l cos थीटा आगे गया। अब क्योंकि माइनस क्यू और क्षेत्र की विपरीत दिशा में जा रहा है, इसका मतलब है कि कार्य विद्युत क्षेत्र खुद कर रहा होगा, क्योंकि माइनस क्यू अपने आप जाता है क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो इस कार्य को हम निगेटिव ले लेंगे, ठीक है, और निगेटिव कैलकुलेट करेंगे तो आपको u इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा इसकी स्थिति ऊर्जा आ जाएगी। बात समझ में आई। अब अगर थीटा बराबर 0 डिग्री ले लेंगे तो u मिनिमम हो जाएगा माइनस पीई, थीटा बराबर हम 180 ले लेंगे तो u प्लस पी अधिकतम हो जाएगा, और थीटा का मान 90 ले u बराबर 0 हो जाएगा। याद रखिए जब स्थिर ऊर्जा शून्य होती है तो ये उदासीन असाम्य अवस्था होती है, जब स्थिर ऊर्जा अधिकतम होती है और ऋणात्मक होती है, भाई ऋणात्मक में जो अधिकतम होता है एक्चुअली वो न्यूनतम होता है ना, तो आप इसको दोनों बातों को एक साथ कह सकते हो, दोनों को मिला करके हम न्यूनतम भी कह सकते हैं, है ना। जब न्यूनतम होती है या ऋणात्मक में अधिकतम होती है तो ये आपका स्थायी साम्य अवस्था होती है, और अधिकतम और धनात्मक होती है तो ये आपकी अस्थायी साम्य अवस्था हो जाती है। बात समझ में आई। नेक्स्ट आपका परीक्षण प्रभाव। परीक्षण प्रभाव क्या, जो हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो संपूर्ण आवेश चालक के पृष्ठ पर ही वितरित हो जाता है, आवेश उसके अंदर नहीं जाता है। बात समझ में आई। तो जब संपूर्ण आवेश चालक के पृष्ठ पर ही वितरित रहेगा तो इसके अंदर आवेश का इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी और वैद्युत विभव हो जाएगा कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट। इसके बाद आती है वैद्युत धारिता की बारी। तो वैद्युत धारिता क्या होती है, किसी चालक द्वारा आवेश को जो रखने की क्षमता होती है उसको हम वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं C इक्वल टू Q अपॉन V से इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड होता है। इसके और भी मात्रक होते हैं जैसे कि माइक्रो फैरेड का मतलब होता है 10 की घात -6 फैरेड, ठीक है। पीको फैरेड 10 की घात -12 फैरेड हो जाता है और इसकी विमा आपकी होती है m-1 l-2 t की पावर 4 और a स्क्वायर। इसके बाद चालक गोले की धारिता की बारी आती है। तो चालक गोले की जो धारिता होती है वो होती है, कोई भी धारिता हो, कुल मिलाकर फॉर्मूला लगना है C इक्वल टू Q बाई V ही लगाना है। चालक गोले को जो विभव दिया, जो फॉर्मूला होता है विभव का, उसको Q आवेश दे दें तो इसके विभव का सूत्र हो जाता है, इसको पढ़ा भी हम लोगों ने 1/4πε0 Q बाई R, ठीक है। और C इक्वल टू होता है Q बाई V। तो Q बाई जब V करेंगे हम तो कट पीट के आपको चालक गोले के लिए उसकी धारिता का सूत्र मिल जाएगा, चालक गोले की धारिता का सूत्र, ठीक है। फिर चालकों की स्थिर ऊर्जा की बात करेंगे। स्थिर ऊर्जा मतलब फिर से वही, किसी भी निकाय को बनाने में जो कार्य करना पड़ता है वही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जब हम किसी गोले को या कोई भी आकृति हो, जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो आवेश देने में जो कार्य करते हैं वही स्थिर ऊर्जा होती है। तो W इक्वल टू Q dV हो जाएगा, इंटीग्रेशन साथ D लगेगी, डेल्टा लगेगा, Q dV हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा C बराबर Q बाई V होता है, तो यहां से हम Q बराबर CV पुट कर सकते हैं और Q बराबर CV पुट कर इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे तो हमें फाइनल फॉर्मूला मिलेगा U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। यही कार्य होगा और यही स्थिर ऊर्जा हो जाएगी। और अगर हम V की वैल्यू यहां से पुट कर दें Q बाई C उठा करके तो हमें एक दूसरा सूत्र मिल जाएगा चालक की स्थिर ऊर्जा का, U बराबर हाफ Q स्क्वायर बाई C हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आवेशों का पुनर्वितरण। मतलब अगर हमारे पास दो चालक हैं, एक की धारिता C1 एक की धारिता C2 है, मान लिया हमने इसको Q1 आवेश दे दिया, इसको Q2 आवेश दे दिया, इसका विभव V1 इसका विभव V2 हो गया। तो अगर हम यहां पर यह डिस्कस करें कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो मान लेते हैं इसका विभव V1 ज्यादा है इसके विभव से, तो अब इसलिए कुछ आवेश यहां से यहां चला जाएगा। कितना आवेश गया और आवेश का प्रवाह कब रुकता है, जब दोनों का विभव बराबर हो जाता है, तो वो बराबर विभव कितना होगा, है ना। ये सारी चीजें अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आवेश संरक्षण का सिद्धांत लगा लेंगे कि भाई पहले जितना आवेश था टोटल, आवेश के पुनर्वितरण के पश्चात धारिता तो बदलेगी नहीं, धारिता वही रहेगी। आवेश मान लिया इस पे घट के Q1 डैश हो गया, इस पे बढ़ के Q2 डैश हो गया, इसका दोनों का विभव V बराबर है, क्योंकि जब तक विभव V बराबर नहीं हो जाता
तब तक दोनों के बीच आवेश का प्रवाह रुकेगा ही नहीं। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, आवेश संरक्षण सिद्धांत। Q1 बराबर C1 V1 हो जाएगा, Q2 बराबर C2 V2 हो जाएगा। ऐसे ही Q1 डैश बराबर C1 V और Q2 C2 V। अभी अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला जस्ट अभी डिस्कस किया है, ठीक है, और आपको तो याद होना चाहिए क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो, पढ़ थोड़े रहे हो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को V बराबर मिल जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। आवेश का पुनर्वितरण, कितना आवेश इधर से उधर गया ये निकालना चाहे तो सीधी सी बात है कि इस पर पहले आवेश Q1 था, बाद में Q1 डैश बचा, तो अगर मैं Q1 में से Q1 डैश को हटा देता हूं, ये कैसे लिखा है मैंने, गलत लिखा है यहां पे, ठीक है, या तो Q1 में से मैं Q1 डैश को हटा देता हूं, और या तो मैं ये भी कर सकता हूं, इसमें आवेश बढ़ गया है तो मैं Q2 डैश में से Q2 घटा लेता हूं। अगर मैं यहां पे इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे स्थानांतरित आवेश की मात्रा मिल जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे सर? Q2 डैश बराबर C2V लिख देंगे, Q2 बराबर C2V2 लिख देंगे, फिर V का मान यहां से रख करके सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर हम निकालेंगे कि इस प्रक्रिया में, क्योंकि जैसे ही हमने तार से जोड़ा तो अपने आप आवेश एक चालक से दूसरे चालक में प्रवाहित होने लगा है, इसका मतलब है कि निकाय ने अपनी खुद ऊर्जा खर्च करके इन आवेशों को प्रवाहित कराया है। तो निकाय की ऊर्जा में कितनी कमी आई? तो पहले टोटल ऊर्जा माइनस बाद में टोटल ऊर्जा। पहले की ऊर्जा हाफ C1 V1 स्क्वायर, यहां स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है, हाफ C2 V2 स्क्वायर, और बाद की ऊर्जा हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, है ना, थोड़ा गलती में सुधार दे रहा हूं, तो हाफ C2 V स्क्वायर और हाफ C2 V स्क्वायर यहां पे हो जाएगा, ये C1 और C2 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे यहां V का मान रखने के बाद, तो आपको ऊर्जा सूत्र मिल जाएगा डेल्टा U बराबर हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का यहां माइनस लगेगा, ठीक है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ऊपर देखें, यहां भी माइनस होगा, ठीक है, दोनों जगह माइनस होगा, ठीक। फिर बारी आती है कि संधारित्र क्या होता है। हम कहेंगे संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम चालक का आकार परिवर्तित किए बिना इसमें हम आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं, जितना चाहे उतना आवेश संचित कर सकते हैं, हमें बड़ा चालक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। इसमें समांतर प्लेटों का एक युग्म होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पर निगेटिव होता है। बेसिकली एक को हम प्लस V विभव दे देते हैं और दूसरे को पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, तो अपने आप एक पे पॉजिटिव, अपने आप एक पे निगेटिव। का सिद्धांत ये होता है कि अगर हम किसी आवेशित चालक के निकट कोई अनावेशित चालक रख देते हैं तो आवेशित चालक का विभव, इसको रखने पर इसको भूसंपर्कित कर देते हैं तो आवेशित चालक का विभव अपने आप कम हो जाता है। यही संधारित्र का सिद्धांत होता है। इसके बाद बारी आती है समांतर प्लेट संधारित्र की। तो समांतर प्लेट संधारित्र में होता क्या है कि दो समांतर प्लेटें इस तरह से होती हैं, थोड़ा मैं 3D डायग्राम बना दूं, ऐसे देख लीजिए आप लोग, ठीक है। दो समांतर प्लेटें इस तरह से होती हैं और इन समांतर प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d और इसका प्लेट एरिया a होता है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि प्लेटों पर जो आवेश का परिवहन हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, पिछले चैप्टर की बात है, ठीक है। फिर तीव्रता निकालेंगे तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अगर प्लेटों के बीच में हमने कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया है, अगर हमने कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया है तो यहां हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा का मान हो जाएगा Q अपॉन में A। तो फाइनली आपको E की वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। अब V निकालेंगे हम तो V बराबर होता है E इंटू डी। अभी हम लोगों ने पढ़ा E बराबर V बाई डी, तो V बराबर E इंटू डी। E का मान रख करके सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको C की वैल्यू मिल जाएगी के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। और अगर प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम ना हो बल्कि प्लेटों के बीच में हम वायु या निर्वात रख दें तो यहां पे K का मान 1 पुट कर देंगे तो C नॉट की वैल्यू मिल जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। और अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो C अपॉन C नॉट की वैल्यू मिल जाएगी K। यहां से आप कह सकते हो कि C बराबर हो जाएगा के सी नॉट, यानी कि अगर हम प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसकी धारिता K गुना बढ़ जाती है। इसकी बात बारी आती है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से रख दें, पूरी तरह से रखें, थोड़ी जगह खाली अगल छोड़ दें, ठीक है। अगर हम आंशिक रूप से रख दें तो क्या होगा, तो हम कहेंगे सर कॉन्सेप्ट सेम वही होने वाला है। अगर आंशिक रूप से रखेंगे, T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ है, बाकी जगह खाली है, तो इस परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो अपॉन में K हो जाएगा। और अगर परावैद्युत पदार्थ के अलावा जो जगह बची हुई यानी कि यहाँ वायु है, अगर वहां वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो E नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर टोटल हम यहाँ पे विभवांतर की बात करेंगे तो V इक्वल टू E इंटू डी होता है, ठीक है। तो जितनी दूरी में E है उसको E से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी दूरी में E नॉट उसको E नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो E है T मोटाई में, E मतलब इसके अंदर E है और बाहर जो वायु है वहां E नॉट है, तो D में से T जाएगा, बचेगा D माइनस T।
तो डी माइनस टी मोटाई में ई नॉट है, दोनों को जोड़ देंगे, ई का वैल्यू यहां से उठाकर पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो धारिता आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन ए। और अगर हम एक की जगह कई परावैद्युत पदार्थ की पट्टिकाएं यहां पे रख देते हैं, कई परावैद्युत पट्टिकाएं, तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल सर नकल करके अकल लगाएंगे, वहां डी माइनस टी था, यहां ढेर सारे टी हैं, तो डी माइनस ब्रैकेट में टी1 प्लस टी2, यहां बेटा हर जगह प्लस लगेगा, ये भी गलत लिखा हुआ है, सुधार लीजिएगा, इतनी गलतियां करता है भाई साहब टाइपिस्ट हमारा। तो सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस का ब्रैकेट में टी1 प्लस टी2 प्लस टी3 हो जाएगा, और यहां पे जो माइनस करेंगे, ठीक है भाई पूरा माइनस का, आप ब्रैकेट ना लगाओ सब में माइनस लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट भी लगाओ माइनस भी लगाओ तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बदले यहाँ पे प्लस टी1 अपन के1 टी2 अपन के2 जैसे पीछे तो वैसे यहाँ पे जोड़ देंगे। अब अगर बीच में कोई जगह आसपास ना छोड़े, दोनों प्लेटों धक्का मार पूरा सटा दें, ठीक है, दोनों प्लेटों को धक्का मार के अगर पूरी तरह हम सटा दें, कोई जगह ही ना छोड़े, तो सर इसका मतलब है कि अगर टी1 प्लस टी2 प्लस टी3 जोड़ेंगे तो डी के बराबर आ जाएगा। तो इस सूत्र में अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, केवल नीचे यही चीज बचेगी, तो यही आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर कोई परस्पर पट्टिका में रखी सूत्र हो जाएगा। उसके बाद हम संधारित्र की अगर ऊर्जा की बात करें तो संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र वही होता है जो हम लोगों ने चालक की ऊर्जा पढ़ा था, हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C हो जाएगा, ठीक है, सेम है, सेम डेरिवेशन भी है, तो उसको मैंने स्किप किया, आप उसको अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि फोटोकॉपी करना कोई अंतर है, कोई भी अंतर नहीं है, सेम फोटोकॉपी टिप देना, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हम प्लेटों के बीच में इसको आवेशित करें संधारित्र को, और आवेशित करने के बाद इसकी प्लेटों के बीच में आवेशित हो चुका है, बैटरी लगी हुई नीचे देख लीजिए आप, उसके बाद प्लेट के बीच कोई पदार्थ भर दें हम, तो बताओ ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो दो स्थितियां हो सकती है, एक ये हो सकती है कि आपने आवेशित करने के बाद बैटरी आपने छोड़ दी, ऐसी लगी है अभी, है ना, दूसरा आपने इसमें बैटरी निकाल कर रख दी, जब बैटरी लगी रहेगी तो विभव कांस्टेंट रहेगा, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जब बैटरी हटा लेंगे तो आवेश कांस्टेंट रहेगा, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे डिटेल वीडियो में मैंने बताया हुआ, आप वहां जाके देख सकते हैं अगर क्यों जानना चाहते हैं तो, ठीक है। फिर C इक्वल टू हो जाएगा के सी नॉट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये तब है जब बीच में वायु है तब C नॉट है ना, जब बीच में माध्यम है तो C हो गया, तो C की जगह हम के सी नॉट पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे U की वैल्यू मिल जाएगी के यू नॉट, और अगर यहीं पर हम बैटरी हटा लेंगे, ठीक है, तो आपका के सी नॉट पुट करने पे सूत्र आपको मिल जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C, ठीक है, यानी कि U नॉट बाई के, ठीक है। यानी जब हम बैटरी हटा लेते हैं तो के से भाग देना पड़ता है, यानी ऊर्जा कम हो जाती है, और जब बैटरी लगी रहती है तो के से गुणा होता है, यानी कि ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके बाद प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व की अगर हम बात करें तो U इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर, और C का मान हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D इंटू V स्क्वायर, ठीक है। रख करके वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहां से A इंटू डी को नीचे भेज देंगे, क्योंकि A इंटू डी मतलब होता है आयतन, ठीक है। तो यहां से आपको ऊर्जा घनत्व का सूत्र मिल जाएगा हाफ के एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और यहाँ पे V अपॉन डी को हम E पुट कर देते हैं तो सूत्र मिल जाएगा हाफ के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और इसको बोलते हैं ऊर्जा बटे आयतन, यानी कि इसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। क्या बोलते हैं? ऊर्जा घनत्व, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ऊर्जा घनत्व के बाद बारी आती है आपकी संधारित्रों के संयोजन की। तो दो प्रकार से हम संधारित्रों को संयोजित कर सकते हैं, एक आपका होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा आपका होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं कि संधारित्रों को एक के बाद एक स्तर जोड़ देते हैं, और श्रेणी क्रम संयोजन में जो आवेश होता है वो सभी पर समान होता है, लेकिन विभव सब पर बढ़ जाता है। और अगर विभव सब पे बढ़ रहा है तो मैं सबका विभव अगर जोड़ दूंगा तो मुझे टोटल विभव मिल जाएगा V, ठीक है। और V1 इक्वल टू मैं Q बाई C1 लिख सकता हूं, V2 Q बाई C2 पुट कर सकता हूं, उठा के वैल्यू पुट करूंगा, Q कॉमन लेकर उधर भेज दूंगा, तो Q बाई C को मैं बोलूंगा तुल्य धारिता, ठीक है। तो यहां पर आपको तुल्य धारिता 1/C मिल जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन अगर केवल दो ही संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो, केवल दो संधारित्र क्रम में जुड़े हो, तो आप सूत्र लगा सकते हो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, या C बराबर C1 C2 अपॉन, ये क्वेश्चन लगाने में आसान कर देता है आपके कैलकुलेशन को, ठीक है। इसी प्रकार समांतर क्रम संयोजन की अगर हम बात करें तो समांतर क्रम संयोजन में लोग इस तरह संधारित्रों को जोड़ देते हैं, दोनों पॉइंट्स आपस में कॉमन रखते हैं, तो यहां पर जो आवेश होता है वो बढ़ जाता है Q1 Q2 Q3, लेकिन विभव हर जगह विभव समान रहता है, ठीक है। और यहां से क्योंकि आवेश बढ़ रहा है तो टोटल आवेश जोड़ने पे हमें मिल जाएगा Q। तो अगर हम Q1 बराबर C1V, Q2 को C2V, क्योंकि V हर जगह समान है, V कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, और C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। याद रखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ रहा है, तो हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सभी को जोड़ने पर धारिता बढ़ जाती है, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता घट जाती है, और इसी के साथ आपका चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है। तो 30 मिनट सीरीज में आई थिंक
29 मिनट 40 सेकंड में मैंने अपना पूरा कंप्लीट लेक्चर खत्म कर लिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिएगा 1000 लाइक, 1000 कमेंट, 1000 शेयर होते हैं तो अगला वीडियो टाइम पे आएगा, वरना फिर डिले हो तो मेरे से मत कहना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड गुड नाइट।